गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। कंटिन्यू करते हैं हमारे यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल फिलोसफी के सिलेबस के साथ। हमने ऑलरेडी प्लेटो, एरिस्टोटल और हमारे तीन रैशनलिस्ट फिलोसफर्स डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज़ कर लिया है। एम्पिरिसिज्म में हमने लॉक और बर्कले डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में। और अब हम जा रहे हैं डेविड ह्यूम की तरफ। नाउ डेविड ह्यूम जो थे वो भी एक ब्रिटिशर थे एंड ऑफ कोर्स मतलब क्योंकि हमने पहले देखे कि लॉक एंड बर्कले जो है वो भी ब्रिटिशर ही थे, बट इसका ऐसे कुछ नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे वर ब्रिटिशर्स दैट्स व्हाई दे वर एम्पिरिसिस्ट। एक कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ये जो हम जिस उसमें जा रहे हैं, दिस इज़ ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ओनली। आप अगर सिलेबस वाले वीडियो पर जाकर देखेंगे तो जो सीक्वेंस सिलेबस में दिया हुआ है हम वही फॉलो करें, बिकॉज दैट इज़ मोर ऑफ अ लॉजिकल सीक्वेंस दैन बीइंग अ टाइम्ड सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि अच्छा लॉक है, लॉक के बाद बर्कले आया, बर्कले के बाद ह्यूम आया। इट्स जस्ट दैट अगर हम लॉजिकल सक्सेशन की बात करें कि लॉक की थ्योरी है, लॉक की थ्योरी को और ज़्यादा रिफाइन करा बर्कले ने और फिर उसमें अपना एडिशन करा, बर्कले की थ्योरी को और ज़्यादा रिफाइन करा ह्यूम ने और उसमें अपना एडिशन करा। सो दिस इज़ वॉट एक लॉजिकल सक्सेशन की हम एक बात कर रहे हैं। ओके एंड अब डेविड ह्यूम की बात करें, सो ही वॉज बोर्न इन एडिनबर्ग अगेन। ओके, एक बहुत ही हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एंड ही बिकेम लाइब्रेरियन टू द फैकल्टी ऑफ लॉ इन एडिनबर्ग अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उनका जो चीफ वर्क है दैट इज़ ट्रीटीसी ऑन ह्यूमन नेचर। लॉ का था टू ट्रीटीसीज ऑन गवर्नमेंट। हमने बर्कले का भी देखा, विच आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इट इज़ विद द नेम ट्रीटीसी ओनली। एंड ह्यूम्स वर्क वाज ट्रीटीसी ऑन ह्यूमन नेचर इन 3 books during his first residence in France, but the work made no impression. It fell dead born from the press. He afterwards worked it over more popular form and published 3 essays corresponding to 3 parts of the original treatise. But his fame during his lifetime rested upon his achievement as a historian rather than on his philosophical work. During his second sojourn in Paris, as a member of the English embassy, he met Rousseau, Diderot, Holbach, Turgot, and D'Alembert induced Rousseau to visit England. He died in 1776. Okay, एक बहुत ही हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन डेविड ह्यूम के बारे में देख लिया। Hume's problem, Locke had taught that we have certain knowledge of our ideas, demonstrative knowledge of God and of morality, and practically certain knowledge of the external world of bodies. तो हमने बर्कले के केस में 3 नॉलेज देखी। पहले इंट्यूटिव नॉलेज, जिससे कि हमें सेल्फ के बारे में पता चलता है, हमारी सोल के एग्जिस्टेंस के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज, जिससे हमें गॉड के बारे में और मोरालिटी के बारे में पता चलता है, गॉड एंड मोरालिटी। एंड देन द थर्ड इज़ द सेंसेशन प्रैक्टिकल नॉलेज, जिससे हमें पूरी बाकी एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में पता चल रहा है। एंड बर्कले ने इस थर्ड सेंसेशन को या प्रैक्टिकल नॉलेज को भी सर्टन नॉलेज ही कंसिडर किया है, विच अनलाइक द रैशनलिस्ट कंसिडर किया है। Berkeley denied the existence of a material world and limited our knowledge to ideas, relations, and spiritual beings. David Hume accepts the empirical theory of the origin of knowledge and the Berkeleyan view that esse equals to percipi, and draws what seem to him the logical conclusions. If we all can know our own impressions, we have no right to assert the reality either of material or of spiritual substances. We find no impressions that justify the assumption of any kind of substance, and we discover nothing in our experience that justifies our notion of necessary connection or causation. Cause and effect can mean nothing more than a regular succession of ideas. Metaphysics, theology, and natural science cannot yield universal and necessary knowledge. The sciences of God, the universe, and the soul are impossible as rational sciences. तो ये हमने एक समरी देख रहे हैं कि बर्कले भी क्या बिलीव करता था और डेविड ह्यूम ने भी किन चीज़ों को एक्सेप्ट किया था कि रैशनल साइंसेस कुछ नहीं होते हैं, मैथमेटिकल साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट सर्टेन नॉलेज नहीं होती है। एंड देन कोई भी एक ऑब्जेक्टिव मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वॉट एवर एग्जिस्ट जो कर रहा है, जो मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है वो है आइडियाज़। एंड बर्कले ने तो दिया था कि इट इज़ इन द माइंड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट एंड एवरीथिंग। वी कैन नो ओनली वॉट वी एक्सपीरियंस एंड वी कैन रीच ओनली प्रोबेबिलिटी इन दिस फील्ड. Hume agrees with Descartes, Hobbes, and Locke in requiring that genuine knowledge must be self-evident, but he finds no such knowledge anywhere except in mathematics, which merely analyzes its own concepts. तो अब ये बात तो है कि जैसे रैशनलिस्टिक फिलोसफर्स भी जो है तीनों थे, वो एक सेल्फ एविडेंट एंड सेल्फ एग्जिस्ट यूनिवर्सल नॉलेज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े, इट इज़ सेल्फ एविडेंट। तो मैथमेटिकल नॉलेज तो अभी तक सारे फिलोसफर्स ने एग्री करा है कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल जो बातें हैं दैट आर सेल्फ एविडेंट। तो ह्यूम की प्रॉब्लम आती है कि he
wanted to establish self-evident truths but he was not able to find any. मैथमेटिकल नॉलेज के अलावा वो कोई और ट्रूथ इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे जो सेल्फ एविडेंट है. एंड ऑफ कोर्स ह्यूम अगर एक एम्पिरिसिस्ट है तो ऑफ कोर्स ही हैज़ टू टेक द हेल्प ऑफ सेंसेस एंड एक्सपीरियंस टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एविडेंट नॉलेज. लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है वो सेल्फ एविडेंट थे और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर नॉट बेस्ड ऑन सेंस एक्सपीरियंस, दे आर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर नॉट एम्पिरिकल नॉलेज. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये तो पूरा ही एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया डेविड ह्यूम की फिलॉसफी में कि if he was an empiricist he cannot claim that mathematical knowledge is self-evident because mathematical knowledge is not empirical knowledge. Hume's view is empirical. Our knowledge has its source in experience. It is positivistic. Our knowledge is limited to the world of phenomena. It is agnostic. We know nothing of ultimates, substances, causes, soul, ego, external world, universe. It is humanistic. The human mental world is the only legitimate sphere of science and inquiry. तो ये देखिए, this is how we need to connect the concepts. अब rationalistic philosophers अगर एक objective world के existence की बात कर रहे हैं तो what do they mean? They mean कि हर इंडिविजुअल जो है वो एक ही रियलिटी देख रहा है. नाउ लेट्स फॉर एग्जांपल से दैट एक टेबल रखी है, टेबल के सामने मतलब एक डॉग है, एक कैट है, एक ह्यूमन है, एक एलिफेंट है, एवरीबडी जो भी अलग टाइप के क्रीचर्स हैं. तो अगर रैशनलिस्टिक फिलोसफर्स जो है व्हाट वुड दे क्लेम? दे वुड क्लेम कि एक एप्पल अगर टेबल पे रखा है सो इट इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी. लेकिन व्हाट वुड सो ऑफकोर्स दे आर नॉट ह्यूमनिस्टिक इन देयर अप्रोच, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी, मतलब चाहे ह्यूमन उसको नोटिस करे या ना करे, ह्यूमन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो वर्ल्ड वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है. बट अकॉर्डिंग टू एम्पिरिसिस्ट व्हाट इज़ द केस? हमने बात की थी कि अगर कोई चीज़ नहीं हमें दिख रही है मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. मतलब ओनस किसके ऊपर आ गया? ह्यूमंस के ऊपर. दैट इट इज़ द ह्यूमंस हु आर डिसाइडिंग व्हाट इज एग्जिस्टिंग एंड व्हाट इज नॉट. ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिविटी है बिकॉज देन दे यूज़ कॉन्सेप्ट्स लाइक ओकेजनलिज्म एंड स्टफ जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है डिटेल में. बट देन यू नो समहाउ इट इज़ ह्यूमनिस्टिक. तो हमने देखा कि हमारी नॉलेज किससे डिराइव होती है? एक्सपीरियंस से. तो वो एम्पिरिकल होती है, वो पॉजिटिविस्टिक होती है. हमारी नॉलेज जो है लिमिटेड टू द वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना. फिनोमेना जो हमारा इमीडिएट हमें देखने फिनोमेना और नोमेना के बारे में हमें और डिटेल में पता चलेगा जब हम कांट डिस्कस करेंगे. एग्नोस्टिक है. एग्नोस्टिक मतलब वी आर इन डाउट, वी डोंट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट. हमें अल्टीमेट सब्सटेंसेस, कॉजेस, सोल, ईगो के बारे में नहीं पता है. दिस इज एग्नोस्टिज्म. वी हैव एथिज्म, एग्नोस्टिज्म एंड थीज्म. एथिज्म मतलब गॉड डजंट एग्जिस्ट. एग्नोस्टिज्म कन्फ्यूजन है, गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. थीज्म डेफिनेटली गॉड एग्जिस्ट. ओके. एंड इट इज़ ह्यूमनिस्टिक क्योंकि ह्यूमन्स के ऊपर ओनस है. दे आर द वंस हु आर डिसाइडिंग व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड एंड नॉट. साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर. ऑल साइंसेस सेज ह्यूम हैव अ रिलेशन टू ह्यूमन नेचर. द सोल एंड ऑफ लॉजिक इज टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ आर रीजनिंग फैकल्टी एंड द नेचर ऑफ आर आइडियाज, मॉरल्स एंड क्रिटिसिज्म रिलेट टू आर टेस्ट्स एंड सेंटिमेंट्स. एंड पॉलिटिक्स स्टडीज मेन एज यूनाइटेड इन सोसाइटी एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. साइंस का भी रोल क्या है? ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करना. सो एवरीथिंग इज ह्यूमन सेंट्रिक, एवरीथिंग इज ह्यूमन्स के आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड. इवन मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसफी एंड नेचुरल रिलीजन आर प्रोडक्ट्स ऑफ द पावर्स एंड फैकल्टीज ऑफ men. Hence, we ought to study human nature itself in order to find the principles which regulate our understanding, excite our sentiments, and make us praise or blame any particular action or behavior. तो morality हो, mathematics हो, politics हो, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ human nature के ऊपर डिपेंडेंट है, humans के ऊपर डिपेंडेंट है. Humans are the deciding factor. And that is why what Hume wanted was कि हमें human nature को समझना है. And human nature को समझने के लिए he takes the empirical evidence as the base of our understanding. What we ask is the source of our distinctions between truth and falsehood, vice and virtue, beauty and deformity. What we ask is the source of our distinction between truth and falsehood, vice and virtue, beauty and deformity. The science of man, or moral philosophy as Hume calls it, is the only solid foundation we can give to the other sciences and must be based on experience and observation. The experimental method of reasoning must be introduced into philosophy. Hume attempts this task in Treatise on Human Nature, of which Book 1 treats of the understanding, Book 2 of the passions and Book 3 of morals. तो साइंस ऑफ मैन हम बात करें, मोरालिटी की बात करें, साइंस की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है वो किसके ऊपर रेस्ट करती है? एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे, सेंसेशन पे, सेंस नॉलेज पे. The same subjects are discussed in the inquiry concerning human understanding, dissertation on the passions, and inquiry concerning the principles of morals. The most important task is to inquire into the nature of the human understanding, to analyze its powers and capacities, to show that it is not fitted for the abstruse and remote subjects which traditional philosophy has set before it. In other words, we must cultivate true metaphysics, the science of the understanding, in order to destroy the false and adulterate kind which attempts to penetrate into realms inaccessible to intellect. तो यहाँ पे एक डेविड, what is Hume trying to do is Hume is trying to shift
शिफ्ट द जो अभी तक का नैरेटिव चलते आ रहा है उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि द नेचर ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग टू एनालाइज इट्स पावर्स एंड कैपेसिटीज टू शो दैट इट इज़ नॉट फिटेड फॉर द abstruse and remote subjects with traditional philosophy as set before it. So what he is trying to do is he is trying to dissociate फ़िलासफ़ी फ्रॉम द ट्रेडिशनल, या फिर हम एक तरह से बात करें तो द कन्वेंशनल और द एब्स्ट्रैक्ट या डॉगमेटिक फ़िलासफ़ी इन अ वे. एंड यहाँ पे व्हाट इज़ हैपनिंग इज डेकार्ट क्या करना चाह रहे थे, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश सर्टेन नॉलेज, इंड्यूबिटेबल नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज. ह्यूम इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट. ह्यूम इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू रेवोल्यूशनलाइज कि हम फ़िलासफ़ी कैसे पढ़ते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि वो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड सेंस एक्सपीरियंस. Even if we could do more than offer a mental geography, a delineation of the distinct parts and powers of the mind, there ought to be, to say the least, as much satisfaction in that as in studying the system of the planets. But why may we not hope to discover the secret springs and principles by which the mind is actuated in its operations? May not a Newton of the mental sciences arise who will discover a universal and general principle of the mind comparable to the law of gravitation in physics? So, जैसे फिजिक्स में व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, इट इज़ वेरी एब्सोल्यूट, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है. नोबडी क्वेश्चंस इट, इट इज़ देयर, इट इज़ जस्ट देयर, इट इज़ अ प्लेन सिंपल सेल्फ एविडेंट ट्रूथ. उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ग्रेविटेशन है तो है. सो दैट इज़ व्हाट डेविड ह्यूम इज़ ट्राइंग कि ह्यूमन नेचर के बारे में हम ऐसे सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स इस्टेब्लिश कर सकें. ओरिजिन ऑफ नॉलेज, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही इज़ नॉट ट्राइंग टू टर्न फिलोसफी इनटू साइंस. फिलोसफी को वो साइंस के हिसाब से टर्न करने की कोशिश नहीं कर रहे, बट एक्चुअली फिलोसफी में साइंस की जैसी नॉलेज लाने की कोशिश करें. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. द चीफ प्रॉब्लम्स दैट ऑक्यूपाई ह्यूम आर दोज ऑफ द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ नॉलेज. What is the source of our knowledge? What degree of certainty does it possess? What are its extents and limitations? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर हमें समझना है, the best way to do that is to understand हमारी नॉलेज कैसे फॉर्म होती है. Of all these questions, the basic one for Hume is the question of the origin of knowledge. All the materials of our thinking are derived from outward and inward impressions. By impressions, we mean our more lively perceptions when we hear, see, feel, or love, or hate, or desire, or will. That is, all our sensations, passions, and emotions as they make their first appearance in the soul. All our thoughts or ideas are copies of such impressions. They are the less lively perceptions, the faint or feeble perceptions of which we are conscious when we recall or reflect on any of the sensation or any other impression just mentioned. मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ ऐसे फील मत करिए कि आई एम जस्ट रीडिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट. मैं ये हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माय प्राइमरी गोल इज़ कि मैं आपको नोट्स से पढ़ाने की बजाय आई डायरेक्टली टीच यू फ्रॉम द सोर्स. जो हमारी बुक है, जो हमारी सोर्स बुक है, उससे पढ़े, ताकि पहली चीज़ होगी आपको लैंग्वेज आएगा समझ में. यू विल बी एबल टू रीड द प्रीलिमिनरी सोर्स इटसेल्फ. तो फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि दैट यू आर रीडिंग दिस टेक्स्ट ओनली. एनी अदर टेक्स्ट दैट यू रीड आप उसको बेटर समझ पाएंगे. नोट्स जो है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. एंड नोट्स बेस्ट वे टू मेक नोट्स इज़ कि आप खुद नोट्स बनाएं ओरिजिनल सोर्स से इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्टडिंग फ्रॉम द नोट्स इटसेल्फ. दैट विल बी द बेस्ट वे, बिलीव मी. आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क आएगा, आपके लैंग्वेज में बहुत फ़र्क आएगा. यू विल सी ए डिफरेंस. अब हम बात करें, देखिए बर्कले भी आइडियाज़ और इंप्रेशंस के बारे में बात करते हैं, बट वो ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को. नाउ डेविड ह्यूम इज़ वेरी क्लियरली डिफाइनिंग इंप्रेशंस एंड आइडियाज़. दैट व्हाट आर इंप्रेशंस. इंप्रेशंस मतलब हमने देखा था कि द फर्स्ट अपीयरेंस इन द सोल. बहुत सबसे छोटे टर्म्स में बोले, फर्स्ट अपीयरेंस इन द सोल. आप फॉर एग्जाम्पल यू विजिट पेरिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू सी द आईफिल टावर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन रियल लाइफ. दैट इज़ वॉट, दैट इज़ एन इम्प्रेशन, द फर्स्ट अपीयरेंस इन द सोल. सबसे पहली बार जब आपने उसको देखा, आप मान लीजिए 2 साल बाद वापस से पेरिस गए, फिर से आपने आईफिल टावर देखा, दैट इज़ अगेन एन इम्प्रेशन, बिकॉज दैट इज़ स्टिल द फर्स्ट अपीयरेंस इन द सोल. नॉट एज एन कि आपने पहले उसको देखा नहीं है, आपने उसको पहले देखा है, बट इट इज़ स्टिल डायरेक्टली आपके सोल के ऊपर एक अपीयरेंस पड़ा. लेकिन नाउ दैट यू रिटर्न टू योर होम और आप बैठकर उसको रिकॉल करें कि हाँ, जब आपने आईफिल टावर देखा था तो वो कैसे दिख रहा था. नाउ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू. तो जब हम इंप्रेशंस को रिकॉल करते हैं वो होते हैं आइडियाज़. अब डेफिनेटली बात यही है कि जब इंप्रेशंस की बात करें, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा क्लियर होंगे, ज़्यादा डिस्टिंक्ट होंगे. और जब हम आइडियाज़ की बात करें तो वो थोड़े फीबल होते हैं, क्योंकि हम रिकॉल कर रहे हैं.
आप याद करिए कि जब आप मतलब आप याद करने की कोशिश करिए कि अच्छा आपने क्लास 10th में जब एग्ज़ाम्स दिया था, आप कौन सी सीट पर बैठे थे, आपकी चेयर कैसी थी। दैट आर व्हाट आइडियाज़। वो प्रॉपरली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ऑफ कोर्स दे विल बी फीबल, दे विल बी वीकर, ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, आपको डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा कि जिस चेयर पे आप बैठे थे उसका कलर ग्रीन था कि ब्लू था, और एट्सेट्रा जो भी है। लेकिन इंप्रेशन क्या होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमारा हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑफकोर्स दे आर मोर क्लियर, दे आर मोर विविड। आप एक फायर के आगे अपना हाथ रखेंगे, आपको इंस्टेंट हीट फील होगी, दैट इज़ एन इम्प्रेशन। लेकिन जब आप उसको 2 घंटे बाद बैठ के रियलाइज़ करेंगे कि आपने कैसे जब फायर के ऊपर अपना हाथ रखा था तो वो बर्न हो रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, it will be weaker, but you will recall that impression. The recalling of impression is ideas. Impression is the first appearance in the soul, and first appearance का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार आपने देख लिया और उसके बाद आप जितनी बार देखोगे वो आइडिया है। नो, every time you are directly contacting with the object, that is an impression. Outward impressions or sensations arise in the soul from unknown causes, while the inward impressions are frequently occasioned by our ideas. For example, we have an impression of heat or cold, pleasure or pain, of which a copy or idea remains. अब impression भी 2 टाइप्स के होते हैं, inward and outward. Outward impression क्या होता है, जो किसी outward object से create हो रहा है। हमने आईफिल टावर को देखा, वो एक outward impression create हुआ, ठीक है। inward impression क्या होता है, आप बैठ के inward impression are like pleasure या pain. Now you saw, for example, you saw the Eiffel Tower और आपको बहुत खुशी हुई, तो is it actually that the Eiffel Tower is pleasure और pain या happiness? No. आपके ही साथ मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है जिसका लेट्स से कि आईफिल टावर पर ही ब्रेकअप हुआ था, सो व्हेन दैट पर्सन सीज द आईफिल टावर, वो ऑफकोर्स उसे दुख होगा, फील, द पर्सन विल नॉट फील हैप्पी। तो प्लेजर और पेन, हीट और कोल्ड, these are not associated with the object but they are associated with our inner self. तो जब आप आग के ऊपर बैठ के फायर को फील कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली not the intensity, it is not the heat, it is not the outward impression, but it's the inward impression जो आप फील कर रहे हैं, pleasure और pain, happiness, sadness, all of this. और जब उसकी कॉपी की बात करते हैं तो वो आइडिया हो जाता है. This idea of pleasure or pain produces new impressions, desire and aversion, hope and fear, which are impressions of reflection. अब बात क्या कर रहे हैं हम, impressions of reflection. Impressions of reflection क्या होता है, आपने देखा that let's say when you eat cake you feel very happy, you feel that it is very tasty and आपको बहुत अच्छा लगता है केक खा के. That is what the impression of cake, that was the outward impression. The feeling of happiness जब आपने केक को खाया, that is the inward impression. और फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम आप सोचते हो कि हाँ आज मुझे केक खाना है, that is what, that is a feeling of desire, that is impression of reflection. These again are copied by the memory and imagination. The impression of reflection को भी copy किया जाता है into ideas. From such impressions, all our knowledge is derived. Knowledge results from compounding, transposing, augmenting or diminishing the materials furnished us by the senses and experience. The mixture and composition of the impressions alone belongs to the mind and will. Analysis shows that every idea which we examine is copied from similar impressions. Moreover, where there are no impressions, there can be no ideas. A blind man have no notion of color, or nor a deaf man of sound. Hence, we should always ask ourselves in examining the meaning of philosophical terms from what impression is the supposed idea derived. तो ideas बिना impressions के नहीं exist कर सकते, because what are ideas? They are copies of the impression. अगर हमें impression ही नहीं है, हमें idea होगा ही नहीं. तो देखिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जब हम इंप्रेशन और आइडिया की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन द ले मैन्स टर्म, जो हम कॉमन डेली लाइफ में आइडिया की बात करते हैं. एक आइडिया आया, उसका यार फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. आइडिया जो है वो इंप्रेशन के बिना नहीं हो सकते, और जब हम इंप्रेशंस के ऊपर वर्क करते हैं सिर्फ तभी हमारी नॉलेज फॉर्म होती है. ऐसा नहीं कि बस हमने आईफिल टावर को देख लिया तो हमारी नॉलेज फॉर्म हो गई. हमने आईफिल टावर को देखा और हमने उसके ऊपर वर्क किया कि अच्छा अब ये पेरिस में है, फ्रांस में है, आईफिल टावर है, उसको किसने बनाया था, इट इज़ अ सिंबल ऑफ दिस एंड दैट, एंड इट इज़ दिस स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज़ दिस एंड वर्ल्ड 7 वंडर्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो हमारी नॉलेज तब फॉर्म हो रही है, नॉट जस्ट फैक्चुअल नॉलेज. ये तो मैंने आपको फैक्चुअल नॉलेज का एग्जाम्पल दिया है, बट क्या हमारी नॉलेज सिर्फ तभी फॉर्म होती है जब हम इंप्रेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं. ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बर्कले की वीडियो में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि हाउ आप रोड पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं बट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन ऑल ऑफ देम. ठीक है, सेंसेशन बहुत सारा हो रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन सब पे नहीं हो रहा है. तो नॉट सेंसेशन अलोन कैन फॉर्म आर नॉलेज. सिमिलरली इंप्रेशंस अलोन कैन नॉट फॉर्म आर नॉलेज. जब हम इंप्रेशंस के ऊपर वर्क करते हैं, दैट इज़ व्हेन आर नॉलेज इज फॉर्म. हेंस वी शुड ऑलवेज आस्क आवरसेल्फ कि कौन सा आइडिया कौन से इंप्रेशन से डिराइव्ड है.
ठीक है. Our thoughts or ideas, however, not entirely loose and unconnected or joined by chance. They introduce one another with a certain degree of method and regularity. There is a bond of union between them. One calls up another. A picture naturally leads our thoughts to the original resemblance. The mention of one room in an apartment suggests an adjoining one contiguity. The thought of a wound calls up the idea of pain, cause and effect. This is the phenomena called association of ideas. The principles or laws of association, resemblance, contiguity in time and space, and cause and effect. Thoughts, in other words, tend to call up thoughts of like things contiguous in time and space, and of things related as cause and effect. बर्कले ने भी कॉज एंड इफेक्ट को, कॉन्टिग्विटी को, सक्सेशन को, सारे रिलेशंस को डिराइव करा है. बर्कले ने जो ऑफकोर्स कहा है वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. यहाँ पर ह्यूम भी कॉज एंड इफेक्ट, कॉन्टिग्विटी, सारे सभी टाइप के सक्सेशन, सभी टाइप के रिलेशंस को डिनाई करे कि एक्चुअली में रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं. व्हाट हैपन्स इज लाइक थॉट्स प्रोड्यूस लाइक थॉट्स. जैसे एक बहुत ही रैंडम एग्जांपल, जैसे ही मैंने स्कूल बोला, हमारा नेक्स्ट थॉट अचानक से आ जाता है या तो टीचर, या फिर स्कूल बैग, या टिफ़िन, या बच्चे, या स्कूल की घंटी, ओके, या फिर स्कूल की बस. तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बात करी एक थॉट के बारे में, लेकिन हमने उसके साथ ही उसका मिलता जुलता थॉट प्रोड्यूस कर दिया. दिस इज़ नॉट कॉज एंड इफेक्ट. स्कूल इज़ नॉट द कॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, या बाकी सारी चीज़ें नॉट, ये कोई वो नहीं है. लेकिन हमने क्या करा, दीज आर नॉट एक्चुअली रिलेटेड. हमने एसोसिएशन फॉर्म कर दिए हैं. दीज आर नॉट एक्चुअली रिलेटेड, हमने एसोसिएशन फॉर्म करा है, ये हमारे माइंड में. तो बर्कले भी डिनाई करते हैं, ह्यूम भी डिनाई करते हैं कि एक्चुअली में रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. ऐसा नहीं है कि मिल्क इज़ द कॉज ऑफ कर्ड, या फिर मिल्क की वजह से कर्ड निकल के आया, या काले बादल की वजह से बारिश आ रही है. नो, इट्स जस्ट दैट द आइडिया ऑफ काले बादल एंड द आइडिया ऑफ बारिश आर सो क्लोजली कनेक्टेड कि हम उसको कॉज एंड इफेक्ट की तरह लेते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट कॉज एंड इफेक्ट, इट इज़ जस्ट एसोसिएशन. हमने दो डिफरेंट आइडियाज़ को साथ में एसोसिएट कर दिया है, और इसीलिए हमें लगता है, फील आता है कि वो कंटिन्यूस है या कॉन्टिग्यूस है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड कॉन्टिग्यूस. कॉन्टिग्यूस एंड मतलब GNN वाला जो कॉन्टिग्विटी एंड कंटिन्यूटी में डिफरेंस है. Relation of cause and effect. All our reasonings concerning matters of fact are based on the relation of cause and effect. That is, we always seek a connection between a present fact and another. हम लोग connection ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, connection actually में exist नहीं करता है. A man finds a watch in a desert island. He concludes from the product to the cause and infers that men have once been there. On our search for causes and effects depends our speculations and practice. It is therefore of cardinal importance that we study this relation. How do we arrive at the knowledge of cause and effect, and what is the validity of knowledge, and what the nature of its evidence? तो एक्चुअली में हमें कुछ नहीं पता. हम हमेशा स्पेक्यूलेट करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के केस में. हम एक डेजर्ट में जा रहे हैं, हमें नीचे घड़ी पड़ी हुई मिली. ऑफकोर्स हम बहुत क्विकली क्या डिड्यूस कर लेते हैं कि यहाँ पे मुझसे पहले कोई आके गया है तभी वॉच है, क्योंकि हम मान लीजिए किसी एनिमल की तो वॉच हो नहीं सकती है, वॉच आसमान से तो टपक नहीं सकती है. कोई पर्सन ही होगा, इंसान होगा जो वॉच लाया होगा, उसकी वॉच गिर गई हो. We do not reach a knowledge of this relation by a priori reasonings. Adam could have inferred a priori prior to experience of the light and warmth of fire that it would consume him. The mind cannot deduce the effect from the supposed cause. No amount of reasoning will enable us to discover a priori the explosiveness of gunpowder or the magnetic attraction of the lodestone. So now of course because ह्यूमिक एम्पिरिसिस्ट है, what is he saying कि जो रिलेशन ऑफ आइडियाज़ है, जो हम लोग एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं, ये हम हमारी ए प्रायरी अंडरस्टैंडिंग्स, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स के बेसिस पे नहीं कर सकते. दे हैव टू बी ए पोस्टीरियर, दे हैव टू बी एम्पिरिकल, दे हैव टू बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. जैसे एडम एंड ईव की बात करते हैं तो बिकॉज ह्यूम अगेन एक थीस्ट थे, ही बिलीव्ड इन गॉड. ही इज़ गिविंग द एग्जाम्पल कि जैसे एडम जो है वो लास्ट में जाके फायर में उनकी वजह से जल जाते हैं. तो अगर ए प्रायरी रीजनिंग्स होती, ए प्रायरी रिलेशंस होते, तो उन्हें तो पहले से ही पता होता कि फायर में मैं जल जाऊंगा, अगर ऐसा कॉज एंड इफेक्ट एक्चुअली मतलब या कुछ ऐसे ए प्रायरी रिलेशन होता. लेकिन नहीं है, इट इज़ ओनली आफ्टर एक्सपीरियंस हमें पता चला देखने के बाद कि ओके इट इज़ बिकॉज ऑफ द फायर जिसकी वजह से वो बर्न हो गया एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये जो हमारे रिलेशन है ये क्या है, दे आर बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म, दे आर एम्पिरिकली बेस्ड. तो माइंड अपने आप से कोई कॉज का इफेक्ट नहीं सोच सकता कि मैंने ऐसा करा है तो ये इफेक्ट निकल कर आ जाएगा.
No amount of reasoning will enable us to discover a priori the explosiveness of gunpowder, for the effect is totally different from the cause and can never be discovered in it. तो cause जो है वो effect के अंदर exist नहीं करता है, cause जो है वो effect से completely different है. ये हम Indian philosophy में भी concept पढ़ेंगे, जहाँ पर एक स्कूल जो है वो बोलता है कि cause effect में exist करता है, दूसरा स्कूल बोलता है cause effect में exist नहीं करता है. We cannot demonstrate that a certain cause must have a certain effect, or that it must always have the same effect. We cannot prove by reason that bread nourishes and fire warms as we can a mathematical proposition. There is no necessary connection between bread and nourishment such that the conception of the one necessarily implies that of the other. If there were, we could without experience infer the effects from the first appearance of these qualities. अगर ऐसा होता तो उस चीज़ को देखते ही हम पता कर लेते कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि अगर वो मान लो इफेक्ट कॉज के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता तो. Just as we can conclude from the concept of a triangle that the sum of its angles is equal to two right angles, there is nothing logically contradictory in assuming that fire will not warm, nor bread nourish, nor gunpowder explode. तो what is Hume saying कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को मत मानो कि आग जो है वो बर्न नहीं करेगा, वो गर्माहट नहीं देगा, वार्मथ नहीं देगा. What he is saying is कि फायर हमें गर्माहट देगा, ये हमें सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू पता चला है. अगर एक्सपीरियंस के थ्रू पता नहीं होता तो फायर को देखते ही एक बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि तुम आग के पास मत जाओ, हाथ जल जाएगा. वो बच्चा देखते ही समझ जाता कि ये फायर है, मेरा हाथ जल जाएगा. Our knowledge of the relation of cause and effect is based on observation and experience. Simplest words. We observe that objects succeed one another, that similar objects are constantly cojoined, and heat follows flame, cold snow, that the motion of one billiard ball is attended by the movement of the other. Having found in many instances that any two kinds of objects have always been cojoined, we infer that the objects are causally related. तो क्योंकि हमेशा नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जो केसेस देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें वो दो इवेंट्स हमेशा साथ में होते हुए दिखते हैं, हमें लगता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट है, बट एक्चुअली नहीं है. अभी तक आपने जितनी बार बारिश होते हुए देखी है, हमने देखा है कि काले बादल है और 10 मिनट बाद बारिश होगी, काले बादल आए 10 मिनट बाद बारिश होगी, तो हमें लगता है कि बादल की वजह से बारिश हो रही है, मतलब द ब्लैक क्लाउड्स आर द कॉज एंड द इफेक्ट इज़ रेन. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, सिर्फ ये दोनों चीज़ें इतनी पास में हो रही है और इतनी बार अपने एक दूसरे के आसपास हो रही है कि हमें लगता है वो कॉजली इफेक्टेड है. That is, we are led to expect upon the appearance of the one the appearance of the other. The mind is led by habit or custom to believe that the two objects in question are connected, that they will always go together. After the constant conjunction of two objects such as heat and flame with weight and solidity, we are determined by customs to expect the one from the appearance of the other. Our experience of the constant conjunction of objects, in other words, produces a belief in their connection. This belief is an operation of the mind, a species of natural instinct, as unavoidable as feeling the passion of love when we receive benefits. तो ये इतनी आसपास हो रही है हर बार एक दूसरे की कि हम लोग एक रिलेशन फॉर्म कर लेते हैं, बट एक्चुअली में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. वी कैन नॉट डिफाइन belief except as a feeling of which everyone knows the meaning, because every man is conscious of it. In the treatise, Hume is still uncertain as to the psychology of belief. He connects it with the imagination, but the matter remains obscure and unsatisfactory to him. Nature apparently has not entrusted to the fallible deductions of reasoning the operation of the mind by which we infer like effects from like causes and vice versa, but has secured it by an instinctive or mechanical tendency. A cause may accordingly be defined as an object followed by another. कॉज क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जिसके बाद हमें एक इफ़ेक्ट, यानी कि बिकॉज इफ़ेक्ट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनके लिए, मतलब एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम एक नेसेसरी कनेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं. This definition, however, does not satisfy some metaphysicians. For them, a cause is something productive of another thing. There is something in the cause by which it is enabled to produce the effect, a secret power, a force or energy. There is a tie that binds the cause to the effect, a necessary connection between cause and effect, such that if we knew the power, we could foresee the effect even without experience, and might, on the very first occasion, pronounce with certainty concerning it merely by dint of thought and reasoning. If this were true, we could deduce the effect from the cause. A knowledge of the cause would necessarily carry with knowledge of effect, that we should know at once without any experience how an object would act. तो द थिंग्स फॉर सम, अब कुछ मेटाफिजिशियंस का कहना क्या है कि कॉज जो है वो इफ़ेक्ट के अंदर है, लेकिन कॉज के अंदर एक स्पेशल पावर है, एक कुछ तो एक्स्ट्रा चीज़ है, हिडन है, जिससे कि उस कॉज से वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है.
लेट्स एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मिल्क एंड कर्ड. मिल्क एंड कर्ड जो है वो इंडियन फिलोसफी में भी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है. मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म का होता है. कर्ड जो है वो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म का होता है. मिल्क जो है उसमें एक स्वीटनेस काइंड ऑफ होती है. कर्ड में थोड़ी सी सारनेस होती है, थोड़ा थोड़ा खट्टा सा होता है. ओके, टेक्सचर दोनों का अलग है. ओके, कलर सेम है, टेस्ट दोनों का अलग है. सो हाउ कैन यू से कि मिल्क इज़ द कॉज एंड कर्ड इज़ द इफेक्ट. मिल्क एंड कॉज में देयर इज़ नॉट मच सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. दोनों की स्मेल डिफरेंट है, दोनों का टेस्ट डिफरेंट है, दोनों का टेक्सचर डिफरेंट है. दैट मीन्स मिल्क में कुछ तो ऐसा है जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कर्ड प्रोड्यूस हो रहा है. नाउ दिस इज़ व्हेन, जब हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज़ ह्यूम सेइंग? कॉज एंड इफेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट. मिल्क इज़ नॉट द कॉज ऑफ इफेक्ट. इट इज़ जस्ट वो दोनों अपने आसपास है. मतलब हमें मिल्क है और कुछ टाइम बाद हमें कर्ड दिखता है, हमें लगता है कि मिल्क की वजह से दही मिला है हमें, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. और अब अगर ऐसा है, कुछ मेटाफिजिशियंस का जैसा कहना है, तो वो एक सीक्रेट चीज़ जो हमें पता चल जाए, जिससे हम फोर्स ही कर ले, हमें पता चल जाए कि अच्छा इसके बाद इसका इफेक्ट ये निकल कर आने वाला है. There is a tie that binds the cause to the effect, a necessary connection between cause and effect, such that if we knew the power, we could foresee the effect even without experience, and might, on the very first occasion, pronounce with certainty concerning it, merely by dint of thought and reasoning. If this were true, we could deduce the effect from the cause. A knowledge of the cause would necessarily carry with it a knowledge of the effect, and we should know at once, without an experience, how an object would act. But what do the terms power, force, energy, necessary connection mean, and what right have we to employ them? To answer this question, we must analyze our idea of power or necessary connections. We cannot think of anything which we have not antecedently felt either by our external or internal senses. Now, what is the impression on which this idea of power depends? How do we get it? When we look at external objects and consider the operation of causes, we never discover any power, necessary connection, any quality which binds the effect to the cause and renders the one an infallible consequence of the other. We only find that the one does actually follow the other. The impulse of one billiard ball is attended with motion in the second. This is all that appears to be to the outward senses. From the first experience of an object, we can never conjecture what its effects will be. The force in the universe which actuates the whole machine is entirely concealed from us. We know that heat is a constant attendant upon flame, but what the connection is between them, we cannot imagine. Nor do we get the idea of power from reflection on the operation of our own minds. It is not copied from any internal impression or experience, but it may be asked, are we not every moment conscious of internal power? Do we not feel that by a simple command of our will we can move the organs of the body or direct the faculties of the mind? An act of volition produces motion in our limbs or generates a new idea in our imagination. Are we not acquainted with the influence of the will in our inner consciousness? Thus, we acquire the idea of power or energy, and we are certain that we ourselves and all other intelligent beings are possessed by power. Let us examine this view. Says Hume, it is true we do influence the organs of the body by volition, but we are not conscious of the means by which this is effected. We never are and never be directly conscious of the energy by which the will does this. So what is Hume saying? इसकी हमें लगता है ये idea of power जो है ये एक necessary connection की तरह हम इसको treat करते हैं कि हमारे पास ही power है. मैं चाहूँ तो अपना हैंड रेज कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो अपना हैंड पुट डाउन कर सकती हूँ. हमें लगता है कि वी हैव दिस पावर टू एक्चुअली चेंज, मूव आवर बॉडी, ऑल ऑफ दैट. बट व्हाट इज़ ह्यूम सेइंग कि एक्चुअली हमें कभी इस पावर के बारे में पता ही नहीं चलेगा. ये पावर कैसी है, क्यों है, कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कैसे एग्जिस्ट कर रही है, क्या ये पावर है या ये क्या है, हमें इसके बारे में क्लियरली कभी पता नहीं चलेगा. द पावर इज अटरली कंसील्ड फ्रॉम अस हियर एज इन द केस ऑफ नेचुरल इवेंट्स. द मोशन ऑफ द बॉडी फॉलोज अपॉन द कमांड ऑफ द विल. दैट इज ऑल एक्सपीरियंस टेल्स अस. हाउ इट इज done is a mystery. Experience does not tell us a secret connection which binds together the will and its act and renders them inseparable. Indeed, the entire relation between mind and body is mysterious. We do not discern any inner connection between the mind as cause and the body as effect, which renders the one as infallible consequence of the other. हमें mind और body के बीच में कोई connection पता ही नहीं है. We cannot see any connection between the two of them. How was it possible कि हमारे माइंड ने या हमारे सोल ने या हमारे कॉन्शियसनेस ने अचानक से बोला कि वी शुड रेज आवर हैंड्स, और हमारी बॉडी ने हमारे हैंड्स को रेज कर दिया. सो दिस इज़ समथिंग दैट वी डोंट नो व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द टू, हाउ आर दे टू कनेक्टेड, और दोनों के बीच में ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं. हमें सिर्फ एक्सपीरियंस से पता है हमारे विल के बारे में. हमने चाहा और वो चीज़ हो गई.
It is equally impossible to know how our will controls our thinking, the power which the mind produces ideas. हमें ये भी नहीं पता है, हमने बस चाहा होगी, लेकिन कैसे हुई, हमारे चाहने से, हमारे विलिंग करने से वो काम कैसे हुआ, वी डोंट नो. हमने चाहा कि मैं अपना हैंड रेज करूँ, वी डोंट नो कि हमारे चाहने से हैंड कैसे रेज हुआ. वी डू नॉट डिस्कवर एनी सच पावर. ऑल वी नो इज दैट द विल कमांडेड एन आइडिया एंड द इवेंट फॉलोड. To sum up, we can never discover any power at all. All we see is one event following another. We cannot observe or conceive the tie that binds together volition and bodily movement. We do not experience the energy by which the mind produces its effects. The same is true of natural events. One event follows another. We can never observe a tie between separate events. They are co-joined but never connected. What is Hume saying? रिलेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए ये बोल रहे हैं कि वो इवेंट सिर्फ को जॉइंट है. वो इवेंट बस ऐसा हो रहा है कि एक इवेंट हुआ और दूसरा इवेंट हुआ. ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं. काले बादल का बारिश से कोई लेना देना नहीं, लेकिन काले बादल भी थे, बारिश भी हुई, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को करेक्ट कर दिया कि काले बादल की वजह से बारिश हुई. बट एक्चुअली में ऐसा कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है. वी रिसीव नो इंप्रेशन ऑफ सच अ टाई और पावर और कनेक्शन सिंस वी कैन हैव नो आइडिया ऑफ इट. एम्प्लॉयड इन दिस वे दीज वर्ड्स आर डिवॉइड ऑफ मीनिंग, बट दे हैव अ मीनिंग व्हेन यूज्ड इन देयर प्रॉपर सेंस. व्हेन वी से वन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद अनदर, वी मीन दैट दे हैव अक्वायर्ड अ कनेक्शन इन आवर थॉट. तो जब हम बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इससे कनेक्टेड है, मतलब हमारे थॉट में हमने कनेक्शन बना लिया है. एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड नहीं है. As has been said before, the mind is led by habit on the appearance of one event to expect its usual attendant and to believe that it will exist. Habit हमें हो जाती है, हम हमेशा, फिर हमने एक बार कनेक्शन थॉट में इस्टेब्लिश कर दिया, हमें लगता है कि हर बार ये कनेक्शन के कारण जो पहले कॉज का मतलब इवेंट हुआ था, उसके बाद ये इवेंट फॉलो करेगा. This connection, therefore, which we feel in the mind, this customary transition of the imagination from one object to its usual attendant, is the sentiment or impression from which we form the idea of power or necessary connection. According to Hume, then, objects are not necessarily connected, but the ideas are connected in our mind by association. Ideas connected in our mind by association. अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका पूरा एक लाइन समरी यही है कि actually they are not necessarily connected, but their ideas are connected in our mind by association of ideas. The association is a result of repetition of custom or habit. Two ideas have gone together so often that one appears it suggests the other. We have here not logical but psychological necessity. ये psychological mind में हमारी necessity exist करती है, actual में necessity नहीं है. mind में हमने connection बना रखा है कि ये होगा, इसके मतलब बात ये होगा. The process is the same in animals and children and among the majority of men and philosophers. Another basic concept or category of human thought is that of substance. We cannot forbear looking at color, sound, tastes, figures and other properties of bodies, its existence to sustain and support them. The imagination feigns something unknown and invisible which it supposes to continue the same despite all variation of quality. This unknown something is the substance. Its qualities are called accidents. Substances क्या है हमें नहीं पता, उसकी एक्सीडेंट्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो एक्सीडेंट्स. मैनी फिलोसफर्स ऑल्सो पॉजिट occult qualities in substantial forms, but all these are fictions. They are like spectres in the dark. We have no idea, spectres in the dark, we have no idea of anything but a perception. A substance is entirely different from a perception, therefore we have no idea of a substance. हम substance को with the help of perception हमारे 5 senses नहीं पता कर सकते. जो matter की बात कर रहे हैं हम, अगर उसकी qualities हटा दें, we don't know what matter is. Every quality being a distinct thing from every other quality may be conceived to exist apart, may indeed exist apart, not only from every other quality but from that unintelligible chimera substance. तो what is Hume again saying? बर्कले की बात को रिपीट करते हुए कि matter exist नहीं करता या matter करता भी है, मतलब वी विल नेवर नो. हम उसको कभी सेंस नहीं कर सकते, हम उसको परसीव नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते. एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी से डिफरेंट है, क्वालिटी मैटर से डिफरेंट है. क्वालिटी मैटर से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन मैटर विदाउट क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. Validity of knowledge. All our ideas or thoughts then are copies of impressions. All knowledge is derived from experience. Now let us ask, what is the validity of such knowledge? What is the nature of its evidence? All the objects of human knowledge may be divided into two kinds: relations of ideas and matters of fact. Relations of ideas, matters of fact. Relations of ideas क्या है, जो हमने association देखा. Matters of fact. All the first kind are the truths of geometry, algebra, arithmetic, and in short every affirmation which is either intuitively or demonstratively certain. Again, बर्कले ने भी इंट्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज की बात की थी, ह्यूम भी इंट्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज की बात कराए, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिजम्स अगेंस्ट ह्यूम एंड बर्कले, क्योंकि ये एम्पेरिसिस्ट है. ये इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में बात नहीं सकते क्योंकि ये रैशनलिज्म के अंदर आ जाता है. That the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides is a proposition which expresses a relation between these figures. That 3 times 5 is equal to the half of 30 expresses a relation between these numbers. 3 times 5, 15 equals to half of 30, 15. Propositions of this kind are discoverable by the mere operation of thought without dependence on what is existent anywhere in the universe. Even if there
had never been a circle or a triangle in nature, the truths demonstrated by Euclid would forever retain their certainty and self-evidence. All evidence of matters of fact which lies beyond the testimony of sense or memory is derived entirely from the relation of cause and effect. Our knowledge of cause and effect is derived, as we saw, from experience. Custom leads us to infer that objects which our experience tells us are frequently conjoined will always be so, but custom is an instinct, and instinct may mislead us. Our evidence of the truth of matters of fact is not comparable to the evidence we have in mathematics. The contrary of every matter of fact is still possible, for its occurrence would involve no contradiction. That the sun will not rise tomorrow is no less intelligible a proposition and implies no more contradiction than that it will rise. Here we are dealing not with certain self-evident knowledge but with probability. तो अगर सन रोज़ राइज कर रहा है, ये एक सर्टन नॉलेज नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है. हमें नहीं पता सन कल राइज करेगा या नहीं, हम एक गेस कर रहे हैं. Of substances we have no idea whatever, and they have no place in knowledge, but it may be asked why trust imagination in the case of causes and not in the case of substance. Hume's answer is that we must distinguish between principles which are permanent, irresistible and universal, such as it is customary transition from cause to effects, and the principles which are changeable, weak and irregular, such as substance, substantial forms, accidents, occult qualities. The former are the foundation of all our thought and action, so that in their absence human nature would inevitably perish and go to ruin. Universal knowledge, irresistible knowledge, permanent knowledge, जैसे कि हम प्रिंसिपल्स की बात करें, चेंजेबल, वीक, विच आर चेंजेबल, सच एज द कस्टमरी ट्रेडिशन फ्रॉम कॉजेज हम नेसेसरी कनेक्शन जब फॉर्म करते हैं. और फिर हम चेंजेबल, वीक, इरेगुलर प्रिंसिपल्स की जब बात करते हैं, जैसे कि सब्सटेंस, मैटर, फॉर्म्स, क्वालिटीज़, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है. द लैटर आर नीदर अनअवॉइडेबल फॉर मैनकाइंड नॉर नेसेसरी. तो जैसे जो ये हम सेकेंडली की बात करें, जैसे सब्सटेंसेस, क्वालिटीज़ की बात करें, ये अनअवॉइडेबल है, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये नेसेसरी नहीं है. जो पहली वाली की हमने बात करी, ये फाउंडेशन हमारी पूरी नॉलेज ही इसके ऊपर बेस्ड है. दस वी हैव नो एब्सोल्यूट self-evident or certain knowledge of matters of fact. Our knowledge never reaches absolute certainty. We base our conclusions on experience. We believe the future will be like the past, but we have no absolute assurance that things will not change. Life, however, would be impossible unless we acted on the belief that nature is regular and uniform. No practical good can come of our skepticism. Practice is the best cure for skeptical reflections. तो हमें कहीं ना कहीं assertions करने पड़ेंगे, हमें मानना पड़ेगा कि कल भी सन राइज करेगा, तभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये गेस कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि कल ये करेगा सनराइज और कल दुनिया ख़त्म नहीं होगी. नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द टेस्टिमनी ऑफ द सेंसेस अलोन इज़ नॉट टू बी implicitly. We must correct their evidence by reason. We trust our senses by a natural instinct and accept an external universe without reasoning, almost before the use of reason. Now, when we talk about knowledge of the external world, the testimony of the senses alone is not to be trusted implicitly. We must correct their evidence by reason. So, एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में व्हाट इज़ ह्यूम सेइंग कि सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर हम बेस नहीं कर सकते, हमें उसको रीज़न के थ्रू करेक्ट करना पड़ेगा. वी ट्रस्ट आवर सेंस बाय अ नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड एक्सेप्ट एन एक्सटर्नल यूनिवर्स विदाउट रीजनिंग ऑलमोस्ट बिफोर द यूज ऑफ रीजन. वी अज्यूम इट टू एग्जिस्ट इवन इफ एवरी सेंसिबल क्रीचर वर एनिहिलेटेड. द स्लाइटेस्ट फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन हाउएवर सफाइसेस टू डिस्ट्रॉय द इंस्टिंक्टिव ओपिनियन ऑफ ऑल मैन. तो इंस्टिंक्चुअली क्या लगता है हमें? इंस्टिंक्चुअली मतलब कि हम बिना कुछ सोचे समझे अगर देखें तो सबसे पहले हमें जो दिखता है हम उसको सच मान लेते हैं. लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, अगर हम बहुत थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन करेंगे ना, तो हमें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें जो सेंस हो रहा है, दिख रहा है, हम सुन रहे हैं, वो सच है. नथिंग कैन बी प्रेजेंट टू द माइंड बट एन इमेज और परसेप्शन. वी कैन नॉट प्रूव दैट परसेप्शंस आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स entirely different from them, though perhaps resembling them in some way. Experience is silent here, for we have before the mind only perceptions. We observe a relation of cause and effect between two perceptions, but we can never observe it between perceptions and objects. Hence, we cannot proceed by causal inference from perception to objects. If we deprive matter of primary as well as of secondary qualities, what remains is only a certain, unknown, inexplicable something as the cause of our impressions, an entity so devoid of meaning that no skeptic will think it worth his while to dispute its reality. तो यहाँ पर मैटर की बात करें कि अगर मैटर में प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ निकाल दो तो व्हाट इज़ लेफ्ट?
वो एक ऐसी चीज़ बच जाती है जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, और इसलिए उसके बारे में बात करना ही एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल आर नॉलेज आर impressions and ideas derived from them. There is no evidence that these are caused by external objects or an unknown substance or by ourselves or by God. Impressions and sensations simply appear and reappear in our experience. All we can do then is to limit ourselves to the world of experience, to our impressions and ideas. We can compare our ideas, note their relations and reason about the relations, thus attaining a kind of demonstrative knowledge. कि what he is trying to say is कि कहीं ना कहीं हमारे impressions और ideas repeat हो रहे हैं, तो हम लोग एक sense या एक understanding बना सकते हैं ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी आर सीइंग इवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो थोड़ा सा अगर हम रीज़न लगाएंगे, सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड वी विल बी एबल टू डिराइव एट अ सर्टन नॉलेज, भले ही वो एक्सपीरियंस बेस्ड क्यों ना हो. We can also observe the order of our sensations through habit or custom. We come to regard one object as connected with another by a relation which we call cause and effect. So of course हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि Hume cause and effect के relation को deny करके he is just saying that it's a cojointment. We must limit our inquiries to such subjects as are best adapted to the narrow capacities of the human understanding. We must limit our inquiries to such subjects as are best adapted to the narrow capacities of the human understanding. Philosophical decisions are nothing but the reflections of common life, methodized and corrected. Philosophers will never be tempted to go beyond common life so long as they consider the imperfection of those faculties which they employ, their narrow reach and their inaccurate operations. We can never hope to attain any satisfactory knowledge with regard to the origin of our impressions or the ultimate constitution of a universe behind our impressions and ideas. So देखिए, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग दैट दिस इज़, तो अभी तक नो अदर फिलोसोफर, अभी तक हमने जो पढ़ा है और आगे भी जो हम पढ़ेंगे, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की बात होती है. वी हैव स्टार्क रैशनलिस्ट, वी हैव स्टार्क एम्पिरिसिस्ट, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं वो गैप्स को फिल नहीं कर पाए हैं. दैट मीन्स अभी तक वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि सिर्फ रैशनलिज्म से या सिर्फ एम्पिरिसिज्म से नॉलेज कैसे अटेन होती है. सो इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ. ओके, एंड द थिंग विथ द एम्पिरिसिस्ट इज दैट दे हैव यूज्ड मोर ऑफ रैशनलिज्म. जैसे यहाँ पर भी व्हाट इज़ ह्यूम सेइंग इज कि ओके, वी हैव गॉट द इम्प्रेशंस, वी हैव गॉट द आइडियाज़, लेकिन उस पर हमें इनिशियली थोड़ा सा रीज़न अप्लाई करना पड़ता है. एंड व्हाट विल फिलोसोफर्स डू, दे विल नॉट गो बियॉन्ड द कॉमन लाइफ. क्यों? क्योंकि हमारी कॉमन एवरीडे लाइफ में ही हमें इतने इम्परफेक्शंस दिखते हैं. मतलब टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, टॉकिंग अबाउट गॉड आर स्टिल अनकॉमन थिंग्स. अभी हम अगर बिल्कुल कॉमन थिंग्स के बारे में बात करें, इट्स लाइक प्लेजर, पेन, फीलिंग्स ऑफ मैन, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स, मतलब यू नो द गवर्नेंस एंड एवरीथिंग, and then things about कि हम knowledge and everything. So these are very common everyday things that humans need to talk about or humans engage in. तो क्योंकि हम इसमें ही परफेक्शन अटेन नहीं कर पा रहे हैं, फॉर अस टू एक्चुअली गो एंड टॉक अबाउट थिंग्स बियॉन्ड बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. Denial of soul substance. Metaphysics, therefore, in the sense of knowledge of the ultimate origin and nature of the universe, is impossible. Rational cosmology is out of the question, nor can we have a rational psychology, a science of the essence of the soul. अब देखिए, rational cosmology is out of the question. Why? Because metaphysics क्या है? In the sense of knowledge of the ultimate origin and nature of the universe is impossible. So अभी तक हमने देखा है कि हम proper metaphysics को attain कर भी नहीं पाए हैं. What is the ultimate source of things, या how was the universe made, nature of being and everything. तो रैशनल कॉस्मोलॉजी हम नहीं कर पाए हैं, रैशनल साइकोलॉजी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग रैशनल साइकोलॉजी, व्हाट डज दैट मीन, कि हम लोग रीज़न को, ओके, बाय साइंस वी ऑल्सो मीन रीज़न हियर, क्योंकि साइंस एंड रीज़न को इन सम सेंसेस वी कैन यूज़ लाइक इंटरचेंजेबली. ना मैंने यहाँ पर क्लियरली बोला है इन सम सेंसेस वी कैन यूज़ इंटरचेंजेबली, बिकॉज देखिए इट हाईली डिपेंड्स हम किसके बारे में बात करें. अगर हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए भी, कि इवन व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स एंड स्टफ, ओके, जब आप पढ़ भी रहे हैं, देखिए when we talk about Indian philosophy के लिए mind is different, consciousness is different, soul is different. okay, तो जैसे हम मन अलग है, चित्त अलग है, आत्मा अलग है, all of these three things are different. But comparatively western philosophy के लिए mind, soul, consciousness, they are referring to the same thing, or spiritual
इंडियन फिलोसफी में स्पिरिचुअल भी अलग है, सोल भी अलग है, माइंड भी अलग है, कॉन्शियस भी अलग है। स्पिरिचुअल की बात करें तो वो हो सकता है लेट्स से जैसे हम वेदांत फिलोसफी में देखेंगे कि वो ब्रह्मन की बात कर रहे होते हैं, एंड सोल जो है वो उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, माइंड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट, चित्त अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। सो अब यहाँ पर आता है वर्ड प्ले। वेस्टर्न फिलोसफी में सोल माइंड कहीं ना कहीं उसको इक्वेट करा गया है, इंडियन में नहीं। दैट इज़ वाई प्लीज़ बी वेरी श्योर कि आप कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे व्हेन ही सेइंग दैट साइंस ऑफ द एसेंस ऑफ सोल, दैट मीन्स रीज़न। We know nothing of an immaterial, indivisible, imperishable soul substance. The idea of substance is meaningless whether applied to matter or to mind. तो यहाँ पे व्हाट इज़ ह्यूम सेइंग कि ह्यूम सिर्फ मैटर को डिनाई नहीं कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। द डॉक्ट्रिन ऑफ द सिंप्लिसिटी एंड indivisibility of a thinking substance can neither be confirmed nor refuted by empirical evidence. And what is the supporting argument for the denial? For the denial, the supporting argument that he is giving is कि with the help of observation या empirical evidence you can never know about it. What he is trying to say is एक soul है, okay? Now, if the soul is not thinking, speaking, willing or doing any of the actions, सोल का कोई मतलब नहीं है। सोल देन उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैटर के बारे में बात करें, सब्सटेंस के बारे में बात करें कि बेटा उसकी क्वालिटीज़ के आप मैटर को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। हमने उसकी सारी क्वालिटीज़ हटा दी, उसमें कलर हटा दिया, शेप हटा दिया, फॉर्म हटा दिया, साइज़ हटा दिया, उसकी मैलिबिलिटी, डक्टिबिलिटी, जितनी क्वालिटीज़ हैं, उसकी सॉलिडिटी या लिक्विडिटी, जो भी है सारी क्वालिटीज़ हटा दी तो मैटर कुछ नहीं बचता है। और आप उसको एम्पिरिकली देख नहीं सकते हो, बिकॉज मैटर के बारे में या जो चीज़ें होती है उनको हम देखते कैसे हैं, सेंस कैसे करें, परसीव कैसे करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़। सो व्हाट ही इज़ सेइंग इज़ दैट मैटर डज नॉट मतलब मैटर के बारे में अगर हम उसकी क्वालिटीज़ हटा दें तो हम उसको एम्पेरिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वी कैन नॉट परसीव मैटर अगर हम उसकी क्वालिटीज़ हटा दें। देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट मैटर अगर हम उसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, मतलब ऑल दोज क्वालिटीज़। सो सिमिलरली सोल की अगर हम उसकी एक्शंस, विलिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग वगैरह जो भी बहुत सारी एक्शंस है वो हटा दें, देन व्हाट इज़ सोल? फिर सोल को हम ऑब्जर्व किसी भी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि सोल मूव नहीं कर, मतलब यू नो इफ़ इट इज़ नॉट लेटिंग द बॉडी मूव, मोशन वगैरह वो बोल नहीं रहा है वो, तो वी विल नेवर बी एबल टू सी व्हाट सोल इज़। दैट मीन्स सोल के बारे में बात करना इज़ नो पॉइंट अगर हम उसकी ये सारी एक्शंस हटा दें। दैट मीन्स सोल एज अ सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस का मतलब हम उसके बिल्कुल ऐसे फॉर्म में बात कर रहे हैं जहाँ पर और बाकी कोई चीज़ नहीं है। जब यहाँ पर ह्यूम मैटर की बात करें, मतलब यू नो कि मैटर की डिनाइल की, सब्सटेंस के डिनाइल की, मतलब कि दैट सब्सटेंस विदाउट इट्स क्वालिटीज़, उसके डिनाइल की बात की जा रही है। द आइडिया ऑफ सब्सटेंस इज मीनिंगलेस वेदर अप्लाइड टू मैटर और माइंड। द डॉक्ट्रिन ऑफ द सिंप्लिसिटी, इंडिविजिबिलिटी ऑफ द थिंकिंग सब्सटेंस कैन नीदर बी confirmed nor refuted by empirical evidence, nor have we, as some philosophers hold, any idea of a simple and identical self. There is no empirical evidence for the existence of such a simple and continuing principle in us. When I enter intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never catch myself at any time without a perception and never can observe anything but the perception. तो हम हमारे बारे में भी जब सोच रहे हैं, हमें हमारे बारे में भी जब अवेयरनेस है, हम हमेशा किसी परसेप्शन पे उसको बेस कर रहे हैं, यू नो। तो वॉट इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज़ सिंपल, बट इट्स जस्ट दैट क्योंकि हम इस तरह से कभी सोचते नहीं हैं, मतलब ये हम कर रहे हैं, हम लोग डेली लाइफ में ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, बट हम कभी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, पिन पॉइंट नहीं करते। आप अगर आज यू नो आप यू सिटिंग और वट एवर यू सिटिंग ऑन लेट्स से योर टेबल एंड चेयर एंड स्टडी टेबल एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि वट एवर यू नो अबाउट योर सेल्फ, if you start describing about yourself, everything will be related to perception only. ठीक है, you अभी okay, you're feeling cold right now, you're feeling comfortable right now, you're happy, you're sad, all of these are perceptions, क्योंकि ये feelings जो है, emotions भी, these are also reflection, inner sensations.
So the mind is a bundle of collection of different perceptions which succeed one another with an inconceivable rapidity and are in a perpetual flux in movement. Flux is change. Perpetual flux का मतलब it is continuously changing. The mind is a kind of theatre where several perceptions successively make their appearance, pass, repass, glide away and mingle in an infinite variety of postures and situations. There is no simplicity in it at one time nor identity in different times. The comparison of the theatre must not mislead us. The perceptions which constitute the mind succeed each other in kaleidoscopic succession, which nor have we the vague notion of the place where these scenes are represented, or of the materials of which they are composed. Every distinct perception is a distinct existence and is different, distinguishable and separable from every other perception, either contemporary or successive. देखिए बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि हाउ ह्यूम एक्सप्लेन्स कि कॉज एंड इफेक्ट जैसे रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं. व्हाट डज ह्यूम से अबाउट देम कि क्योंकि वो दो इवेंट्स एक दूसरे के इतने पास हो रहे हैं, एक दूसरे के इतने करीब हो रहे हैं कि हमारे माइंड ने एक रिलेशन फॉर्म कर दिया है, एक एसोसिएशन फॉर्म कर दिया है. एक्चुअली कोई रिलेशन है नहीं, एक्चुअली काले बादल की वजह से बारिश नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि हमारे माइंड ने देखा है कि काले बादल थे 10 मिनट बाद बारिश, काले बादल 10 मिनट बाद बारिश, तो हमारे माइंड ने एक रिलेशन फॉर्म कर दिया है कि ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है. बट एक्चुअली ऐसा कोई कॉज इफेक्ट नहीं है, बस ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के इतने करीब हो रहे हैं, जबकि ये दोनों सिंगुलर इवेंट्स हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही है, ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट इवेंट्स हैं. सो what he is trying to say is he is applying the same concept on the soul कि हमारी लाइफ जो है it is actually not a continuous thing. हमें लग रहा है हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, एक मोमेंट दूसरे से कनेक्टेड है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. नाउ ही इज़ गिविंग बहुत ही सिंपल सा मतलब एकदम क्लियर एग्जाम्पल के साथ ही इज़ एक्सप्लेनिंग. जैसे थिएटर, ओके, अगर आपने जो कैमरा रोल्स होते हैं, ठीक है, पहले कैमरा रोल्स काफ़ी चलते थे, आप जाकर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं. व्हाट आर कैमरा रोल्स आर, लंबी स्ट्रिप्स होती है, ओके, और उसमें बहुत सारे इमेजेस रहते हैं, और जब आप उन इमेजेस को बहुत जल्दी फ्लिप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली कोई वीडियो है, कोई मूवी चल रही है. बट एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, वो कोई वीडियो, वो कोई मूवी, वो एक्चुअली मोशन में नहीं है, एक्चुअली इसमें चेंज हो रहा है. सिर्फ चेंज क्या हो रही है, पिक्चर चेंज हो रही है. हम ऐसे कई बार, अगर आपको थिएटर वाले एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हो रहा है तो हम सो वॉट इज़ ही रियली ट्राइंग टू से इज़ कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो एक्चुअली इंडिविजुअल मोमेंटरी एग्जिस्टेंस है. और ये कॉन्सेप्ट जो है बुद्धिज़्म में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस में, जिसको क्षणिकवाद बोला जाता है. सो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सिमिलैरिटी कुछ कॉन्सेप्ट्स में हमें ह्यूम और बुद्धिज़्म की दिख रही है. सो in a very simple thing, what is Hume trying to, in a very simple way, what is Hume trying to say is कि जैसे हम रिलेशंस और एसोसिएशंस हमारे माइंड में फॉर्म कर लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. टू इवेंट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, वो एक दूसरे का, उनका कोई रिलेशन नहीं है. हम लोग हमारे मन में वो एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं, और सिमिलरली हमारी लाइफ भी जो है उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वो सिंगुलर इवेंट्स हो रहे हैं. हम सब उसको जब पुट टुगेदर करते हैं तो हमें लगता है कि ये कंटिन्यूस लाइफ एग्जिस्टेंस है. जैसे कि हमने थिएटर रोल की बात करी कि कैसे हम, अगर हम देखेंगे, अगर आपको पता है व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड द वीडियोज़ एज वेल, कि जब हम हमारे फ़ोन में वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, व्हाट आर दोज वीडियोस एक्चुअली मोशन नहीं है, वो बहुत सारे, हमारा फ़ोन क्या करते हैं, बहुत सारे सिंगल पिक्चर्स ले ला, मान लो उसने 1000 पिक्चर्स लिए और उन 1000 पिक्चर्स को फिर पुट टुगेदर करते हैं और फटाफट उन वो पिक्चर्स जो है वो मूव करते हैं. एवरी सेकेंड मान लो पिक्चर लेके और वो पिक्चर मूव कर रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, बट एक्चुअली वो बहुत सारी पिक्चर्स है जो पुट टुगेदर है, तो हमें लगता है कि एक्चुअली में मूवमेंट हो रहा है. The understanding never observes any real connection among objects. Even the union of cause and effect resolves itself into a customary association of ideas. Hence, self-identity is nothing really belonging to these different perceptions and uniting them together. It is merely quality which we attribute to them because of the union of their ideas in the imagination. तो हम लोग सिर्फ हमारी सेल्फ, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनैलिटी, ये सब क्या है, हम लोग इसको बनाते हैं. एक्चुअली में कोई कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, कोई कंटिन्यूटी हमारी एग्जिस्टेंस में नहीं है.
uniting them together. It is merely a quality which we attribute to them because of the union of their ideas in the imagination. When we reflect on them, mind is nothing but a heap or collection of different perceptions united together by certain relations. तो mind क्या है? बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जब पुट टुगेदर कर दिया है टू बी एंडोर्ड विद अ परफेक्ट सिंप्लिसिटी एंड आइडेंटिटी. हम लोग उसको सिंप्लिसिटी आइडेंटिटी देते हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है. एक्चुअली कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. लिबर्टी एंड नेसेसिटी. द आइडियाज ऑफ नेसेसिटी एंड कॉजेशन अराइज entirely from the uniformity observable in the operations of nature, where similar objects are constantly co-joined. The mind is determined by custom to infer the one from the appearance of other. वही चीज़ जो अभी तक हमने कई बार डिस्कस करी कि क्योंकि वो चीज़ें एक दूसरे के इतने पास है, वो इवेंट्स एक दूसरे के इतने पास हो रही है कि हमें लगता है कि वो एक दूसरे के कंटिन्यूटी में है, कि एक की वजह से दूसरी हो रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. This idea of necessity is applied to the voluntary actions of men as well as to connections in nature. The doctrine of necessity, when applied to the human will, leads to the theory of extreme determinism, such as we encountered in the philosophy of Spinoza. तो Spinoza को हम already discuss कर चुके हैं. His was a very deterministic philosophy that everything is actually happening according to that one universal substance. Hume is of the opinion that the disputes about liberty and necessity are due to misunderstandings which a few intelligible definitions could end. There is admittedly great uniformity in the actions of men. Mankind is much the same in all times and places. The conjunction between motives and voluntary actions is as regular and uniform as that between cause and effect in any part of nature, and has been universally acknowledged among mankind. It seems almost impossible to engage either in science or action of any kind without acknowledging the doctrine of necessity in the sense of a uniformity or regularity of volitional action and the possibility of inference from movies to voluntary actions, from characters to conduct. कि एक्चुअली में एक्शंस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, सिर्फ वो एक दूसरे से इतने पास में हो रहे हैं, हमें लगता है कि एक कंटिन्यूटी में हो रहे हैं, हम लोग उसको एक कंटिन्यूस आइडेंटिटी देने की कोशिश करते हैं. वाई डू मैन अपोज दिस डॉक्ट्रीन इन वर्ड्स? इट इज़ बिकॉज दे हैव द फर्स्ट नोशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी. दे बिलीव दैट दे परसीव समथिंग लाइक ए नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इन नेचर. तो ह्यूमन्स के पास एक ये चीज़ है कि हम लोग चीज़ों को नेसेसरी होते हुए देखते हैं, हम लोग चीज़ों की नेसेसिटी देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नेसेसरी है. अच्छा, ब्लैक क्लाउड्स है मतलब नेसेसरीली बारिश होगी, मतलब एक रिलेशन हम लोग फॉर्म करते हैं. and they believe they perceive something like a necessary connection between cause and effect in nature, while they feel no such connection between the motive and the action when they reflect on the operation of their own minds. Necessity, properly understood, however, is not constraint but uniformity of action, constant conjunction between motive and effect. कि हमारा will क्या है, what is our motive to do something, and what is our action. Hume's position on the free will issue is a determinism which insists on the regularity and uniformity of volition while refusing to go to the extreme of Spinoza's necessitarianism. Moreover, while he rejects freedom in the sense of causeless volition unconnected with antecedent motives and circumstances, he finds that there is a significant sense in which man has liberty of action. Liberty is a power of acting or not acting according to the determinations of the will. That is, if we choose to remain at rest, we may. If we choose to move, we also may. तो ह्यूम की जो, अगर हम डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम की बात करें तो ह्यूम का एक बहुत ही मिक्स है. इट इज़ डिटर्मिनिज्म, इट इज़ ऑल्सो फ्रीडम. तो इट्स लाइक वी ऑल्सो हैव फ्रीडम ऑफ विल. वी हैव फ्रीडम ऑफ विल. हम चाहे तो कुछ करें, हम इट इज़ अपॉन अस कि हम कोई एक्शन करें या कोई एक्शन ना करें, बट समहाउ इट इज़ डिटर्मिन्ड, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस हमें देखने को मिलती है कि हमने क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ नहीं करा है तो इट इज़ अनलाइकली दैट वी डू इन द फ्यूचर एज वेल. This is just an example. The dispute about free will is then in Hume's opinion purely verbal, कि actually में free will है नहीं. Actually हमारी लाइफ में वो determined है, मतलब somehow हम अपने आप को एक कैरेक्टर दे देते हैं, एक पर्सनैलिटी दे देते हैं, एंड वी आर वेरी अनलाइकली टू ब्रेक फ्रॉम दैट पर्सनैलिटी until and unless कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए. Philosophers can achieve agreement among themselves and with other men provided they adopt a set of consistent definitions of such terms as liberty and necessity, freedom and determinism. The doctrines of liberty and necessity thus explained are not only consistent with morality but absolutely essential to its support. Necessity is the constant conjunction of like objects. चीज़ें जो एक जैसी हो रही है हम उसको क्या करें, constant conjunction, कॉन्स्टेंटली उनको पुट टुगेदर कर रहे हैं. और द इन्फ्रेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर. ये क्या नेसेसिटी है कि हम लोग नेसेसरीली एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं जबकि एक्चुअली में कोई कनेक्शन है नहीं. वी ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम ह्यूमन एक्शंस. दे आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस्ड यूनियन ऑफ लाइक एक्शंस विद लाइक मोटिव्स. इफ एक्शंस डिड नॉट प्रोसीड फ्रॉम सम कॉज इन द कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन ऑफ द पर्सन हु परफॉर्म देम, द पर्सन वुड नॉट बी आंसरेबल फॉर देम. बट वेयर लिबर्टी इज वांटिंग, ह्यूमन एक्शंस आर नॉट ससेप्टेबल ऑफ एनी मॉरल क्वालिटीज, नॉर कैन दे बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अप्रोबेशन और डिसलाइक.
To be called moral, acts must spring from the internal character, passions and affections of the person. In that sense, they are free. Where they are derived altogether from external objects, they can give rise to neither to praise nor blame. They are not free. तो ये हम देख सकते हैं कि it is not entirely deterministic, it is not entirely freedom. तो it's not that Hume is saying कि Hume Spinoza के extreme determinism की तरफ नहीं जा रहा है कि everything is determined, कुछ भी जो है वो हमारी will से नहीं हो रहा है, सब कुछ पहले से determined है, सब कुछ will of that one universal substance हो रहा है. बट ह्यूम इज़ ऑल्सो सेइंग दैट वी आर नॉट इंटायरली फ्री, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्शंस या फिर एक जो हम सेल्फ अज्यूम्ड कैरेक्टर लेके चलते हैं कि हाँ हमारा एक पर्सनल कैरेक्टर है, एक आइडेंटिटी है, एक पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से या तो हम नहीं कर पा रहे, बट समहाउ आवर एक्शंस आर डिटर्मिन्ड कि हम लोग इट हैपन्स, क्योंकि हम भी जैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इन दैट केस यार वो तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, या समटाइम्स वी प्रिडिक्ट कि अच्छा ये दो ऑप्शन है तो आई थिंक दैट पर्सन विल चूज़ दिस ऑप्शन ओनली, तो कहीं ना कहीं वो रहता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस कि ह्यूम का गॉड के ऊपर क्या स्टैंड था, एंड वी मे इंक्लूड दिस इन फिलोसफी ऑफ रिलीजन, बट अगेन दिस इज़ ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. And this we'll just quickly read this: voluntarism and anti-intellectualism. Theology is not a demonstrable science. We cannot prove the existence or the attributes of God. The teleological argument is imperfect. Anthropomorphism is prejudice. Hume inclines to an organic conception of the universe in this respect, opposing the 18th century ideal. His view of the origin of religion also out of harmony with 18th century notions, according to which religion owes its origin either to the rational faculties of primitive men or in an invention of crafty priests. Hume rejects all such theories. The belief in God is not the result of speculative reasoning, but is based on man's emotional and impulsive nature. The intellectualistic or rationalistic explanation is replaced by voluntaristic conception. Religion is rooted in the will. Moreover, religions are not made but grow. Theism has developed from polytheism. The same views are introduced by Hume into his theory of the state. He rejects both the theological conceptions and the contract theory which found such favor in the 18th century. तो हमने लॉ की कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखी थी कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ह्यूम उसको भी रिजेक्ट करते हैं. एंड दी जो कॉमन नोशन थे रिलीजन के कि या तो कुछ लोग आए साथ में और उन्होंने बस रिलीजन का एक आइडिया बना दिया अपनी पावर के लिए, ऑल ऑफ दैट, या दूसरा एक इंटेलेक्चुअलिज्म कि हमें रीजनेबल लगा कि गॉड का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, जैसे टेलीलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते. टेलीलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज़ नथिंग, लेकिन जब हम गॉड को एक पर्पस के लिए एग्जिस्ट करवाते हैं कि गॉड का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है क्योंकि विदाउट गॉड ये वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस है, मतलब एवरीथिंग, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन, बॉडी, एनिमल्स, नेचर, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्टली डिज़ाइंड ऑल टुगेदर. तो मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस एक पर्पस के लिए है, देयर इज़ अ पर्पस फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस. तो ये हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन में डिस्कस करने वाले हैं. नो कॉम्पैक्ट और एग्रीमेंट टू जनरल सबमिशन वाज एक्सप्रेसली फॉर्म्ड फॉर दिस आइडियाज फार बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सैवेजेस, क्योंकि पीपल वर काइंड ऑफ सैवेजेस. जो हम बिल्कुल पैलियोलिथिक टाइम्स, उसके पहले ह्यूमंस की बात करें, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि दीज पीपल वुड हैव कम टुगेदर एंड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग. ईच एक्सर्शन ऑफ अथॉरिटी इन द चीफ टेन मस्ट हैव बीन पर्टिकुलर एंड कॉल्ड फॉर बाय द प्रेजेंट exigencies of the case. The sensible utility resulting from this from his interposition may these exertions become daily more frequent, and the frequency gradually produced a habitual and as it were a voluntary and therefore precarious acquiescence in the people. The people, if are to trace government to its first origin in the woods and deserts, are the source of all power and jurisdiction, and voluntarily for the sake of peace and order abandoned their native liberty and received laws from their equals and companions. The rationalistic conception here gives way to the historical or genetic point of view.